आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। आज 28 जुलाई है और पूरा विश्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस दिन का मकसद होता है कि हेपेटाइटिस के बारे में आप लोगों को बेदार करना। हर साल इस दिन के लिए एक थीम दी जाती है और इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि खराब खाने पीने से, वायरस इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड खून के चढ़ाने से या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के ज़रिए हमारे जिस्म में फैलती है और जिसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है और हमारे लीवर में इसमें सूजन आ सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है या फिर लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो नाजरीन, अगर आप भी हेपेटाइटिस से मुतालिक कोई सवालात आज पूछना चाहते हैं तो लाइव आप हमारे माहिरीन से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारा जिगर इंसानी जिस्म का एक अहम और हसास तरीन उज़्व है जो खून बनाने, खून की सफाई और पूरे जिस्म में उसकी तरसील का काम करता है। ग़िज़ा के हज़म होने के बाद हासिल होने वाली रक़ीक शक्ल की ग़िज़ाइयत सबसे पहले जिगर में जाती है। जिगर उस ग़िज़ाइयत को पूरे जिस्म में पहुंचाने से पहले खून की शक्ल देता है। हमारा जिगर सेहतमंद खून की जिस्म में तरसील, जबकि गंदे खून और फुजलात को अलग करने में किरदार अदा करता है। इसीलिए हमारी मजमूई सेहत का इन्हिसार सेहतमंद जिगर पर होता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि जिगर को सेहतमंद रखने के लिए कुदरती ग़िज़ाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं से इस पर बराह रास्त मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। काबिल गौर है कि खाने पीने की खराब आदत के सबब भी जिगर को मुख्तलिफ अमराज का सामना हो सकता है और हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरस समेत दीगर मुहलिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो कि वायरस की वजह से फैलता है और जिगर की सोजिश यानी सूजन का बायस बनता है। जिगर हमारे जिस्म में फिल्टर की हैसियत रखता है। वायरस के साथ साथ शराब नोशी, कुछ अद्वियात का असर और चंद अमराज की वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है। जिगर आम हालात में हमारे खून से टॉक्सिन्स को छलने की तरह छान लेता है, लेकिन हेपेटाइटिस में ये काम बुरी तरह मुतासिर होता है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं और उनमें से अक्सर को उस वक्त तक इल्म नहीं हो पाता जब तक कि वो बिगड़ न जाए। हेपेटाइटिस की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं: हेपेटाइटिस ए, बी और सी। ये तीनों वायरस एक दूसरे को लगने वाले हैं और ये किसी भी उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए आलूदा खुराक, पानी या किसी मुतासरा शख्स के साथ जाती राबते से फैल सकता है। ये हेपेटाइटिस की हल्की किस्म मानी जाती है जो अद्वियात के इस्तेमाल के साथ कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस बी जिस्मानी रुतूबतों जैसे थूक, खून या किसी आलूदा चीज जैसे मुतासरा शख्स का टूथब्रश या रेजर इस्तेमाल करने, इंजेक्शन की सुई दोबारा इस्तेमाल करने और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से फैलता है। ये बीमारी संगीन जरूर है, लेकिन मुनासिब इलाज से और इसका एहतियाती टीका लगवाने से हम अपने आप को हेपेटाइटिस बी से महफूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी
बुनियादी तौर पर आलूदा खून के साथ राबते के जरिए फैलता है। ये एक दायमी बीमारी है और इसमें जिगर के नुकसान को रोकने के लिए एंटीवायरल इलाज की जरूरत होती है। नाजरीन, ज़राए इब्लाग और इंटरनेट के तेज रफ्तार दौर में भी हेपेटाइटिस से मुताल्लिक बेदारी की कमी है और हम इसकी अलामात को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हर बरस 28 जुलाई को हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस वायरस के तई बेदारी और आगाही पैदा करना है ताकि हम इससे महफूज रह सकें। आइए इस मौके पर हम ये अहद करें कि हम हेपेटाइटिस के तई न सिर्फ खुद बेदार रहेंगे बल्कि औरों को भी इस मोहलिक बीमारी से आगाह करेंगे। हेलो डॉक्टर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर आज हम जानेंगे कि आखिर ये हेपेटाइटिस की बीमारी है क्या, इसके क्या अलामात हैं, ये कैसे हमारे जिस्म में फैलती है और इसके इलाज क्या हैं। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर्स का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वल सोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, हेड हकीम, अजमल खां यूनानी इंस्टीट्यूट, CCRUM, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आपका भी इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वल, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और हम सभी इस दिन को मनाते हैं और हमने अभी अपनी रिपोर्ट के भी ज़रिए जाना कि ये एक वायरस इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज के दिन की अहमियत क्या है और किस तरह से ये हेपेटाइटिस के जो मामले हैं ये बढ़ रहे हैं और किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को जैसे मनाया जाता है, तो 28 जुलाई नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ब्लूमबर्ग का जन्म दिवस है, जिन्होंने कि हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और उसका वैक्सीन भी बनाया था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हेपेटाइटिस बी पूरी दुनिया में 28 जुलाई के दिन बनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस जो है, जैसा कि अभी आपने बताया कि लीवर की बीमारी है और लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो जो दिल है हमारा, वो एक शरीर का पंप है, वो पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है, उसका संचालन करता है। ऐसे ही फेफड़े ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। पर जो लीवर है या जिगर है, वो हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो एक तरह से हमारे शरीर की फैक्ट्री है। तो साइज़ की बात करें तो शायद सबसे बड़ा ऑर्गन है और बेहद ही अहम ऑर्गन है। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो सबसे पहले आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप सराया जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एम्स दिल्ली से। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो सर, जैसे अभी डॉक्टर उज्ज्वल बता रहे थे कि हेपेटाइटिस डे के बारे में इन्होंने हमें बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये और लीवर का इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इससे पहले हम और जानें हेपेटाइटिस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो लीवर है ये किस तरह से हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसका क्या रोल है? देखिए, जिगर जो है ये एक बहुत ही अहम हिस्सा इसलिए है कि इसको आप कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म की सीट है बॉडी की। चाहे हम जो खाना खाते हैं उसमें वो कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें वसा हो, जो भी है, इसका एक तरह से पाचन के वक्त से लेके और इनकी सिंथेसिस तक या इनके स्टोरेज तक ये सारे काम लीवर करता है। उसी तरह से बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनकी की बड़ी ज़रूरत होती है जिसमें, और ये इन सबको भी सिंथेसाइज करता है। बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनको कि लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसी तरह ये एक तरह का इम्यून सिस्टम को भी इम्यूनिटी को भी ऑगमेंट करने का काम करता है। इम्यून फंक्शन भी है, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। बाइल भी यहीं से सिक्रीट होता है। तो एक खासा बड़ा जो दाहिने तरफ हमारे जिस्म में ऊपर की तरफ डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, और इसकी वज़न भी लगभग 1200 से 1500 ग्राम होता है। यानी खासा, जैसा आपने कहा, ये खासा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ऑर्गन है और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक सेंट्रल पॉइंट है डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये मेटाबॉलिज्म की सीट यही है जी। तो इस वजह से इसका एक अहम रोल है हर चीज़ में।
जी। और इसीलिए जब जिगर खराब होता है तो इसका असर भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से organ से पड़ता है। बिल्कुल ये यही नहीं है, यहाँ से एक बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको कि जब आप लेते हैं तो उनको दवाइयों को भी कैसे जिस्म से बाहर निकालना है, ओके। उनको मॉडिफाई करने का काम, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम, ये सारा काम भी जिगर ही करता है। जी। तो अगर हमारा लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा तो हमारे बाकी जो जिस्म के बॉडी पार्ट है वो भी अच्छे वो से भी, फंक्शन हाँ, करते जी हाँ, रहेंगे। जी हाँ। जी अपने शुक्रिया। फ्लश आउट करता है जो वेस्ट जी हाँ, मटेरियल। जी हाँ। डॉक्टर मोहम्मद, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम यूनानी पद्धति की बात करें, यूनानी तरीके की बात करें, तो लीवर का हम किस तरीके से ध्यान रखने की बात यूनानी पद्धति कहती है? बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लीवर को बहुत ही सेंट्रल हैसियत हासिल है और एक तरह से ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जैसे जिस्म के और सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, ब्रेन है और हार्ट है, तो लीवर के बारे में ये कहा गया कि ये पूरे बॉडी का मतबख बल्कि ये किचन है। अगर ये किचन अगर आपका ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक रहती है। डॉक्टर साहब ने जैसे बहुत तफसील से बताया कि ये डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, तो ये इसका बहुत ही सेंट्रल रोल है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लीवर के को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए हमारे स्कॉलर जो एंशिएंट स्कॉलर जैसे गैलन हैं, रेजिस हैं, इन लोगों ने, एविसिना हैं, इन्होंने लीवर को बहुत प्राइम हैसियत दी है और उसके ताल्लुक से जो दवाएं और जो ग़िज़ाएँ और भी जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो उन पर हम अपना अमल करके हम लीवर को बिल्कुल सेहतमंद रख सकते हैं और इसके साथ साथ जो लीवर को डैमेज करने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि टॉक्सिक फूड्स हैं या वाटर हैं या फिर शराब नोशी होती है, इनको सख्ती से मना किया गया है और इस पर अगर हम पाबंद रहते हैं तो हम लीवर को सेहतमंद रख सकते हैं और आपका लीवर सेहतमंद है तो आप भी मुकम्मल ज़िंदगी भी सेहतमंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर उज्ज्वल, जैसे कि अभी हमने जाना कि लीवर जो है हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है और हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। तो अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसके 5 तरह की हेपेटाइटिस हम देखते हैं, A, B, C, D और E हेपेटाइटिस। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि किस तरह से A, B, C, D और E हेपेटाइटिस का रोल होता है। तो जो हेपेटाइटिस जो जैसे कि हम बात करें A, B, C, D, E, ये एक प्रकार का हेपेटाइटिस है जिसे कि हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कि एक वायरस के संक्रमण द्वारा एक मनुष्य को होता है। ओके। इसके अलावा भी हेपेटाइटिस के जो और कारण हैं या लीवर के ख़राब होने के जो और कारण हैं वो है शराब, या फिर आज की दौर में जो सबसे ज़्यादा जो कारण उभर के सामने आ रहा है उसे हम कहते हैं फैटी लीवर डिजीज़, जो कि बिना शराब के किसी भी व्यक्ति को जो कि ओबीज़ है, मोटापे का शिकार है, या डायबिटीज़ है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या लिपिड जिनके डिरेंज्ड हैं, उनको हो सकता है। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा हमारा जो रहन सहन है उसके बदलाव के कारण सबसे ज़्यादा जो कारण जो सबसे उभर के सामने आ रहा है वो है फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, इसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं। ओके। तो अभी जैसे कि अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार के वायरसेस से होता है, A, B, C, D एंड E। तो जिसमें A और E को हम एक ग्रुप में रखेंगे समझने के लिए, और बाकी B, C एंड D को अलग ग्रुप में। तो जो A और E हैं वो खान पान से फैलते हैं। तो अगर आपने कहीं बाहर खाना खाया जहाँ पे, या पानी पीने से जो कि वायरस से संक्रमित है, तो उससे A और E वायरस फैलते हैं। जबकि B, C और D ये हमारे शरीर के जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनके थ्रू फैलते हैं, जैसे कि ब्लड, सीमन। तो अगर आपको किसी व्यक्ति से जो कि हेपेटाइटिस B या C से संक्रमित है, उसका अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो इससे आप संक्रमित हो सकते हैं। या अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अभी अपने बच्चे को ये ट्रांसमिट कर सकती हैं, हेपेटाइटिस B को और हेपेटाइटिस C को भी। और अगर आपने कोई नीडल स्टिक इंजरी हुई है आपको, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, या फिर अगर आप टैटू बनवाते हैं, या आपने कभी भी कोई संक्रमित सुई से आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो इन सब कारणों से हेपेटाइटिस B, C और D हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सराय, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मोटा मोटा आप क्या बताना चाहेंगे, हेपेटाइटिस के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? देखिए, जब भी लिवर की सेल्स, कभी भी जो कोशिकाएं हैं जब वो ख़त्म होना शुरू होती हैं, तो चाहे किसी भी किस्म की हेपेटाइटिस हो, भूख का कम लगना, जो A और E में जैसे आपने बताया, A और E डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका संक्रमण जो होता है फीको ओरल रूट से होता है,
इसमें आपको जिस समय वायरस जिस्म के अंदर जाता है और सेल्स टूटना शुरू होती हैं, उस समय कुछ वक्त के लिए माइल्ड फीवर हो सकता है, रनिंग ऑफ नोज, इस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। भूख का ना लगना, सिगरेट जो पीते हैं उनको सिगरेट से डिस्टेस्ट होने लगता है, उल्टी आना। अच्छा। हाँ, तो ये लक्षण शुरुआती लक्षण है। फिर धीरे धीरे इसके बाद आँखों में पीलिया दिखने लगता है, पेशाब पीली होने लगती है, और कई बार जब कुछ दिन और गुजर जाते हैं, यानी जब एक रिकवरी की फेज शुरू होती है, उस सूरत में अगर बहुत पीलिया बहुत गहरा है तो खुजली भी होने लगती है जिस्म में, और इसको हम कोलिस्टेसिस के सिम्टम्स कहते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप देखें तो कुछ लोगों के अंदर जिनमें कि लिवर की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, उस सूरत में कई बार लिवर फेलियर के फीचर्स भी आने लगते हैं। यानी गफलत होना, बेहोशी आना, ये सिम्टम्स भी दरअसल हेपेटाइटिस से रिलेटेड होते हैं। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, एक माइल्ड डिजीज़ होती है, एक सीवियर डिजीज़ होती है। माइल्ड डिजीज़ में हल्का सा बुखार आया, कुछ भूख कम हुई, धीरे धीरे पीलिया आया और पेशेंट अपने आप ठीक होने लगता है। तो ये सिम्टम्स आपने बताए ए और ई में रहते हैं, और ए, बी में, सी में भी देखिए, सी का एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होता है। सी जनरली क्रॉनिक प्रेजेंटेशन के साथ आती है। बी एंड सी में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बी एंड सी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि एक तो इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है, दूसरा इसमें क्रॉनिसिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। ए और ई के साथ क्रॉनिसिटी नहीं होती है, बट बी और सी के साथ क्रॉनिक लिवर डिजीज यानी वो परसिस्ट करता है। क्रॉनिक हम कब कहते हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस बी के लिए बोला कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, अगर हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है ब्लड में। अब ये सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव है 6 महीने से ज़्यादा, तो हम इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकता है उतने जो एक्यूट के सिम्टम्स हों वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाते हैं, लेकिन हाँ, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है बी और सी में, उसमें कुछ अलग लक्षण मिलते हैं। जैसे जॉइंट पेन मिल सकते हैं उसमें, जो कि ए और ई में उतने कॉमन नहीं है। तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग की अगर बात करें तो कौन से इनमें से जो, देखिए, अगर एक्यूट एपिसोड है तो वो जनरली फेलियर, जब लिवर फेलियर मिलता है, जैसे मैंने कहा सी के साथ नहीं होता है, तो ए, ई और बी ये हमारे क्रॉनिक मतलब एक्यूट लिवर फेलियर के इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हेपेटाइटिस में, वायरल हेपेटाइटिस में। तो ये तीनों के साथ हो सकता है फेलियर जी। हाँ, ई के साथ हमने काफ़ी, ए और ई हमने काफ़ी देखा है जो ए और ई के साथ होता है। और एक चीज़ और है कि ई हेपेटाइटिस के साथ जब एक्यूट लिवर फेलियर होता है तो उसमें एक स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन में हमने देखा है कि थोड़ी सी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ, ये हो सकता है अगर वो फेलियर में गया है। अगर वो फेलियर में नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, फेलियर का जहाँ तक सवाल है, एक्यूट लिवर फेलियर, वो अगर आप पूरी वायरल हेपेटाइटिस को देखें तो वो बहुत कम परसेंटेज है, 1-2%, 3% से ज़्यादा कभी भी एक्यूट फेलियर में नहीं जाते। जहाँ बी और सी है उसमें क्रॉनिसिटी होती है। क्रॉनिसिटी का मतलब अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, रिपीटेड इंजरी होती रहती है, तो जैसे आपके जिस्म पे कोई बार बार खरोंच लगती है तो एक स्कार बनता है, ऐसे ही जब लिवर में इंजरी होती है तो लिवर में भी इस तरह से स्कार बनते हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। और जब ये फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर हो सकता है सिरोसिस आने लगे। सिरोसिस मतलब नॉर्मल उसका जो लिवर का आर्किटेक्चर है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है। ये वो स्टेज है जिसमें हम कहते हैं सिरोसिस होती है। इस स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं। अगर आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के सिम्टम देखें तो उसमें वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिवर की जो वेसल्स हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो ब्लीड कर सकते हैं, वो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ आ सकते हैं, उनके पेट में पानी भरने लगता है, वो एसाइटिस लेके आ सकते हैं, वो एन्केफेलोपैथी लेके आ सकते हैं, यानी गफलत में आ सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स। इस बीच आपको रुकना चाहूँगा, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। लगता हमारे
कांटेक्ट टूट चुका है उनसे। यहीं पर ही डॉक्टर सराय में आपसे एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अभी डॉक्टर उज्जवल ने भी बताया, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन का कि उनको खतरा ज़्यादा रहता है या उससे उनके होने वाले बच्चे को खतरा ज़्यादा रहता है। वो आपका सवाल जायज़ है, किसमें चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो हेपेटाइटिस का असर है बच्चे के ऊपर, यानी मदर में हुई। दूसरा जो ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन जो है वो बी और सी का ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसे हम कहते हैं। ओके। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वर्टिकल हो सकता है, यानी मदर टू चाइल्ड हो सकता है। वो हॉरिजेंटल हो सकता है, यानी कम्युनिटी में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कोई एक इन्फेक्टेड है, उनमें भी हो सकता है। उनमें भी हो सकता है। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है उसमें अगर हेपेटाइटिस बी किसी की मदर को है तो बच्चे में उसके ट्रांसमिशन के चांस ज्यादा होते तो हैं। यही मैं जानना चाहती हूँ और कि उसे सी के कैसे साथ रोका इतना जाए? नहीं, हाँ? उसे कैसे रोका जाए? उसके क्या लिए उसके लिए कोई लिए- टेस्ट हो, कोई जी हाँ, वैक्सीनेशन हो? ये आजकल रूटीन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है तो आप एंटीनेटल केयर में मदर का सरफेस एंटीजन करके देखते हैं। ओके। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और उसमें एक्टिव रेप्लिकेशन दिख रहा है, वायरल लोड ज़्यादा है, तो हमें इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही बच्चा होता है उसको हम बच्चे को एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं, उसको इम्यूनाइज कर दीजिए, उसको वैक्सीन दे दीजिए 12 घंटे के अंदर, और 3 शॉट जो दिए जाते हैं तो ये इस ट्रांसमिशन को और इससे होने वाली बीमारी को बच्चे के अंदर उसके चांसेस को रिड्यूस कर देता है। तो एक तो है सी के साथ इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं होता है एज कंपेयर टू बी। सी में वर्टिकल ट्रांसमिशन कम है। सेम वे अगर आप देखें तो वो लोग जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो बी और सी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सिक्रीशंस में ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है और वो अपनी वाइफ के साथ भी यौन संबंध बनाता है तो उसमें बी के ट्रांसमिशन के चांस ज़्यादा हैं, सी के रिलेटिवली कम होते हैं बी से, लेकिन ये दोनों ट्रांसमिट हो सकती है। तो वहाँ भी हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स का भी टेस्ट करा ले। अगर बी और सी के बारे में हम अभी आपसे और जानेंगे, तो इससे पहले मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी डॉक्टर फाजिल कि जैसे कि अभी हमने बात की ए बी सी डी और ई वायरसेस के बारे में, तो अगर ए और ई की हम बात करते हैं जो कि वाटर और हमारे फूड से फैलता है, तो आप यूनानी में किस तरह की हिदायत देते हैं कि किस तरह से खाना खाना चाहिए या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमें इस तरह का वायरस हमें कैच ना करे? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये रेनी सीजन है और इस टाइम पे मुझे लगता है कि इसके होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट से जुड़ी बीमारियां रेनी सीजन में से ज़्यादा। तो आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए बेसिकली ये जो हेपेटाइटिस है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं। एक ब्लड है, बाइल है, ब्लैक बाइल है एंड फेल्गम है। इन 4 तरह के ये चारों जो हमारे बॉडी में जो ह्यूमर पाए जाते हैं, इनके डीअरेंजमेंट होने से ये आमतौर पे जो है ये लिवर की डिजीज़ या और भी डिजीज़ होती हैं। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो भी इन चार के डीअरेंजमेंट से होता है, डिसबैलेंस की होता है। और यही वजह है कि इसकी टाइप्स भी जो है हमारे यहाँ जो है वो जो दी गई हैं वर्बेजिगर के नाम से जानते हैं, बलगमी, सौदावी, सफरावी। और सौदावी को ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक बाइल है, जो कैंसरस, जो लीवर कैंसर ख़ास तौर से जो बाद में डेवलप होते हैं, तो वो टाइप उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अब रहा सवाल ही कि अब आपने पहले पूछा था जो सिम्टम्स हैं, तो इनके सिम्टम्स भी इन्हीं जो ये खिल्त हैं इनकी प्रीडोमिनेंस के हिसाब से ही वो अपने सिम्टम्स को भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर किसी को अगर वर्मे जिगर सफरावी है, मतलब बिलियस अगर वो है, तो ऐसे में उसको जैसे प्यास ज़्यादा लगती है, फीवर हल्का आता है और जिसका कलर भी वो थोड़ा सा पीलापन आने लगता है। तो ऐसे में इनके लिए इनकी जो हमारे यहाँ जो हिदायत की जाती है कि वो जो एक जनरल जो इंस्ट्रक्शन है कि वो खाने पीने की चीज़ों को मतलब साफ़ सुथरी रखें, पानी को बॉयल करके पिएं और बाहर की चीज़ें जो है, जो आउटडोर जो जूस हैं उनको अवॉइड करें। और इसके अलावा स्पेसिफिकली हमारे यहाँ लीवर को टारगेटेड करके जो दवाएं बताई गई हैं, ख़ासतौर से इम्यून को सिस्टम को इन्हांस करने के लिए, तो लीवर के केयर के लिए पर्टिकुलर दवाएं बताई गई हैं जिसमें सैफरान का जिक्र है, रोज़ का जिक्र है। इस तरह से एक जोज़बॉड एक दवा आती है, एक लुक नाम से दवा आती है, लुक मकसूल के नाम से। तो ये सारी दवाएँ जो हैं
इसके पर्टिकुलरली जो है इनकी लीवर की सेहत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आदमी फिर सेहतमंद उसकी हेल्थ इंप्रूव हेल्थ इंप्रूव होती है, लीवर इन पर्टिकुलर होती है। तो डॉक्टर उज्ज्वल, जैसे कि अभी हमने बात की कि सर ने बताया कि हमें जो है ढका हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना हमें अवॉइड कर देना चाहिए। एक और सवाल जहन में आता है, जैसे कि अभी सर ने बताया, डॉक्टर अनूप ने, कि जॉन्डिस इसका एक पार्ट होता है हेपेटाइटिस का। कभी कभी लोग समझने में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक कर देते हैं कि जॉन्डिस अगर हुआ तो वो हेपेटाइटिस है, या हेपेटाइटिस हुआ तो वो जॉन्डिस है। तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कीजिए कि अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो क्या वो उसका हेपेटाइटिस भी हो सकता है या हुआ है? तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बिल्कुल दो अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर हेपेटाइटिस का शाब्दिक अर्थ रहेगा कि लीवर की सूजन, अगर मैं बहुत ही कॉमन भाषा में बताऊं, और जॉन्डिस जो है वो हेपेटाइटिस का एक लक्षण है। तो हेपेटाइटिस में ज़रूरी नहीं है कि हर हेपेटाइटिस के मरीज को जॉन्डिस हो। तो इसीलिए आप हेपेटाइटिस बी और सी को साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें कोई भी लक्षण नहीं देखा जाता है जब तक कि व्यक्ति बिल्कुल अंतिम स्थिति में नहीं आ जाता है बीमारी की। तो इसलिए उन्हें साइलेंट किलर्स कहा जाता है, क्योंकि जॉन्डिस नहीं होता है उनमें। पर लेकिन जॉन्डिस ज़्यादातर हेपेटाइटिस पेशेंट्स में जो अक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं जैसे ए और ई, उनमें जॉन्डिस ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, और जो क्रॉनिक होते हैं बी एंड सी, उनमें कम देखने को मिलता है। और इसमें जो थोड़ी सी चीज़ जो आम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि जॉन्डिस जो है वो हेपेटाइटिस के अलावा और कारणों से भी हो सकता है। तो जैसे खून की बीमारियों की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। आपने सुना होगा थैलेसीमिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसके बारे में आमतौर पर जागरूकता काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें कि जॉन्डिस हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं उसका सिम्टम है, वो एक डिजीज अपने आप में नहीं है। जॉन्डिस अपने आप, हेपेटाइटिस एक डिजीज है, जॉन्डिस उसका सिम्टम है। बिल्कुल। पर लेकिन दोनों, हेपेटाइटिस भी जॉन्डिस के बिना होता है और जॉन्डिस भी हेपेटाइटिस के बिना होता है। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर जॉन्डिस हेपेटाइटिस नहीं है। बिल्कुल। और हर हेपेटाइटिस के मरीज को ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस होगा ही। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है समझने के लिए, कि जो इसी को मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि इसीलिए हम हेपेटाइटिस बी और सी को साइलेंट किलर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। साइलेंट किलर्स हैं। हाँ जी डॉक्टर सराय, इसी पे एक सवाल उठता है, अगर प्रिकॉशन की हम बात करें, अगर हम ऐसी कौन सी एहतियात बरतें हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी या कोई भी इनमें से ना हो, प्रिकॉशन। और दूसरा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल आपने बताया था वैक्सीनेशन का, क्या वैक्सीनेशन एक बार लगाने पे वो लाइफ लॉन्ग उसकी यूटिलिटी रहती है या बार आपको कुछ अंतराल पे लगाना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो हेपेटाइटिस बी के लिए हम वैक्सीन रेकमेंड करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लीजिए। तो जनरली ये इम्यूनिटी, अगर आपने इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ तो ऐसी भी हैं कि जिनमें कि आप पहला शॉट भी देते हैं तो उसके बाद भी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, लेकिन जब आप 3 शॉट ले लेते हैं तो ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, कभी कभी अगर जब ये आपके अंदर ये आप जब वैक्सीन लेते हैं तो जिस्म के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं, और जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक हेपेटाइटिस ए के बारे में है, तो ए के बारे में हम लोगों ने खुद देखा है, अपने ही स्टडीज़ में देखा है कि ये कहा जाता है हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के लिए कि इसको देना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने मुल्क में हेपेटाइटिस ए के खिलाफ वैक्सीनेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है जो हमने अपनी खुद की स्टडी में पाया है। लगभग 98.4% स्कूल चिल्ड्रन जब वो 12 साल के होते हैं, जब हमने उनके सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ देखी हैं हेपेटाइटिस ए के खिलाफ, तो 98.4% में एंटीबॉडीज़ थी। यानी जो नॉर्मली वो कम्युनिटी में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं, उससे प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी उनके जिस्म में अपने आप बन जाती हैं। यानी उनमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करता, लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इस सूरत में अगर हम उनको वैक्सीन दे रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो कितना ड्यूरेशन रहता है एक वैक्सीनेशन? एक आपने नहीं, वैक्सीनेशन तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ ए में ना। नहीं, बी वाली, बी में तो रहता है आपका, अगर आप चाहें, जब अगर आपका लेवल एंटीबॉडीज का हम चेक करते हैं, अगर वो कम है तो आप एक आध बूस्टर डोज दे सकते हैं, लेकिन अगर 3 शॉट ले लिए हैं तो रीजनेबल होता है। बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है जिनके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का लेवल एडिक्वेट नहीं पहुंचता है, जिनके अंदर, इसमें हम एक फिगर देते हैं कि अगर 20 से नीचे है तो हम उसमें एक बूस्टर डोज की भी बात कर सकते हैं, या अगर कभी आगे
एक्सपोजर होता है तो पोस्ट एक्सपोजर हम एक बूस्टर, अगर उनके अंदर एंटीबॉडी लेवल कम है तो उस सूरत में दे सकते हैं। ठीक सर, है। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अभी डॉक्टर उज्जवल ने कहा कि ये एक साइलेंट किलर है बी और सी, यानी कि शायद हमें पता नहीं लगता इसके सिम्टम्स के बारे में। तो एक आम आदमी को ये कैसे पता चले कि वो उस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है, उसे हेपेटाइटिस बी या सी है? तो ऐसे कौन से टेस्ट इसीलिए उसे और देखिए, कब करवाने चाहिए? अपने आप तो उसको कोई अगर सिम्टम्स नहीं है तो बेचारा क्यों जाके टेस्ट कराएगा? यही मैं तो होता क्या है, आप गए, आप ब्लड देने, ब्लड डोनेट करने गए, आपके किसी रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत है, और आजकल ब्लड बैंक में जब आप ब्लड देने जाते हैं तो उस समय आपका टेस्ट किया जाता है। जी उस सूरत में हो सकता है आपके अंदर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आए या anti-HCV जिसे हम बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी, वो पॉजिटिव आ सकती है। वो जब पॉजिटिव आती है, ये सब एसिम्प्टोमेटिक लोग जी। हैं, तब हम इनमें देखने की कोशिश करते हैं सर, कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, बहुत ही जरूरी सवाल है, इस पे हम वापस आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या उम्र है आपके बेटे की जितेंद्र जी? मेरे बेटे की 5 साल उम्र है। जी पूछिए उसको अपना। ना मतलब कि 6 मंथ में उसको मतलब प्रॉब्लम रहती है, उसको भूख नहीं लगती है, उसके लीवर में जब भी हम चेक कराते हैं, कुछ ब्लड वगैरह चेक कराते हैं तो उसके लीवर में सूजन आते हैं। अच्छा, तो उसके क्या ये सिम्टम्स है हेपेटाइटिस बी के, और अगर उसके टीके लगवाए तो क्या इस केस में टीके लगवा सकते हैं? ओके, डॉक्टर उज्जवल आप इसका जवाब दीजिए कि वो कह रहे सूजन आई हुई है, 5 साल का बच्चा है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चे को बार बार प्रॉब्लम हो जाती है और वो टेस्ट कराते हैं तो लीवर पे सूजन का पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट कराना मेरी समझ से ज़रूरी है। तो उनको इसका टेस्ट कराना चाहिए और किसी भी घर के पास में या किसी भी चिकित्सक से मिलके जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा। हाँ, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिना जांच के इस चीज़ को नहीं बताया जा सकता है कि किसी को हेपेटाइटिस है या नहीं है। पर लीवर पे सूजन अगर उन्हें या तो किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन या अल्ट्रासाउंड की जांच के बाद ही बताया गया होगा, जैसा कि मेरा अनुमान है, तो उन दोनों में से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो जांच करानी चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी। सो डॉक्टर अनूप, मुझे लगता है हमारे सवाल से मिलता जुलता सवाल है कि कैसे पता चले। आप देखिए, दूसरी तरह से जैसे मालूम पड़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने रूटीन टेस्ट कराया, मालूम पड़ा पॉजिटिव आ गया, तो ये हमको एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं जिनमें दिखाई दे रहा होता है। अगर हमें फ्रैंक सिम्टम्स आने लगे, यानी लिवर सेल फेलियर के सिम्टम्स आने लगे हैं, तब तो हम इन्वेस्टिगेट करा ही लेंगे। तब तो करा ही लेकिन ये अब नौकरी के लिए कई जगह आपसे टेस्ट मेडिकल कराया जाता है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं उस समय आपके टेस्ट कराए जाते हैं, तो ऐसे में ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सरफेस एंटीजन करा रहे हैं तब आपको मालूम पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि जो 2 एंजाइम्स हैं लिवर के, आप किसी और चीज़ के लिए गए, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट ऑर्डर कर दिया गया, उसमें SGOT SGPT थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। उस सूरत में जब हम इसको हम कहते हैं ट्रांस एमाइनीजीमिया। सर, आपको रुकना चाहेंगे कि आप ही के से संबंधित एक सवाल है, आप इसे पूछना चाहते हैं दर्शक। अपना नाम बताइए, आपका इस्तकबाल है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ, अपना नाम बताइए। आवाज आ रही है आपको डॉक्टर? आपकी आवाज पूरी आ रही है, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ अतुल अतुल सहगल बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल डॉक्टर अनुज से है। डॉक्टर अनुज से पूछना चाहता हूँ, मेरा पेट में बाईं तरफ अक्सर बड़ा दर्द रहता है। अच्छा। बाईं साइड में, तो ये क्या लीवर की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी कह सकते हैं इसको? डॉक्टर अनुज सराय से पूछना चाहता हूँ। देखिए, लिवर का पेन, लिवर चूंकि जनरली दाहिने हाथ पे ही होता है, तो इसका पेन ज़्यादातर आपको दाहिने हाथ पे ही होगा। बाएं हाथ की तरफ अगर लिवर डिजीज नोन है, पुरानी जिसे कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज है, और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में हैवीनेस या पेन हो रहा है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है सिरोटिक पेशेंट हो और उनकी स्प्लीन बड़ी हो या किसी और वजह से स्प्लीन के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो हो। अदरवाइज मोटे तौर पर ये पेन लिवर की वजह से नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने रूल आउट कर दिया, आप निश्चिंत हो जाइए, लीवर से संबंधित नहीं है। जी, हम बात कर रहे थे कि मालूम कैसे पड़ता है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर या तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव किसी इस वजह से, जैसे मैंने बताया,
जांच में, या उसको जब किसी लिवर फंक्शन टेस्ट उसका किया गया किसी और चीज़ के लिए और उसमें अगर SGOT SGPT बढ़ा हुआ आता है, तो इन केसेस को जब हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं उस सूरत में हो सकता है हमको हेपेटाइटिस के बारे में पता चले। सर ये तो एक्सट्रीम केसेस हो गए, मतलब प्रेगनेंसी हुई और मतलब रहा कि जो ना प्रेग्नेंट ना होगा। एक्सट्रीम नहीं है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3% ऑफ योर पॉपुलेशन ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज प्रेग्नेंट। दैट्स अ बिग नंबर, बड़ा नंबर होता है। तो यही मैं जानना चाहती हूँ, अगर नॉर्मली इंसान बिल्कुल ठीक है, हेल्दी फील कर रहा है, उसे कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, बट वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो आप क्या हिदायत देते हैं कि क्या हमें, जैसे बाकी जो टेस्ट होते हैं हमें हर एक वक्त पर करवाने चाहिए, तो क्या उसमें ये टेस्ट भी ऐड कर लेना चाहिए? देखिए हेपेटाइटिस सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो, आपका इस्तकबाल है, आप अपना नाम बताइए। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना नाम बताइए। आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, अपना सवाल पूछिए। हम अभी टीवी पर देख रहे हैं, आपके नंबर लिए हैं जी। खाना खाते हैं ना, तो खाना खा के जाते हैं सुनने के लिए। आप बोल कहाँ से रहे हैं मैडम? जी, तब बोल मैंने लगता है डबकता है, खाना गुजर गुजर करता है। जब आप खाना खाती हैं तो क्या होता है? खाना हाँ, और रोटी सब्जी खाते हैं, कभी दाल चावल खाते हैं, हम तो मीट मछली नहीं खाते हैं जी। बाजार के भी सामान कुछ नहीं खाते हैं। तो आपको क्या दिक्कत क्या आती है? आदमी दिक्कत यही है, खाली बस वही सोने जाता है ना जी। तो पेट में पूरा गुजर गुजर करता है, लगता है बस, वही है थोड़ा, और पेट पूरा गैस बने रहता है। आपके पेट में दर्द होता है जब आप खाना खाते हैं, लेटते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है या अफारा सा रहता है? अफारा रहता है? दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, अफारा रहता है। हाँ खाली तो गुजर गुजर करता है और गैस बने रहता है, पूरा पेट टनल रहता है। आप कहाँ से बोल रही हैं? बिहार से। बिहार से आप बोल रही हैं। तो डॉक्टर उज्जवल, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? तो हाँ, ये बेसिकली ये लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि लीवर के हेपेटाइटिस के लक्षण ये नहीं है, तो ये ज़्यादा गैस्ट्रिक के लक्षण है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि गैस पेट फूलना हो गई है या पेट फूल गया है, या हम वहाँ मेडिकल टर्म्स में, इंग्लिश में ब्लॉटिंग या मेडिकल टर्म्स में डिस्पेप्सिया के नाम से ये भी कहें कि खाने के एकदम से बाद अगर हम लेटने चले जाते हैं तो शायद हजम नहीं होता ढंग से और इस वजह से दिक्कत होती हो। बड़ी आम शिकायत है हैवीनेस की। हर ये इन्होंने जो बोला ना कि वो एक टर्म कुछ पर्टिकुलर इस्तेमाल कर रही थी, वो हैवीनेस की बात करना है। तो आमतौर से ये देखा गया है कि बहुत सी जगहों पे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है तो उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, और इवन वो गैस को जब प्रेस करते हैं तो उनको बाकायदा वो डकार सी आती है, और इवन वो उस तरह की चीज़ें पेट में मूवमेंट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस तरह की किसी बात को कह रही हैं कि गैस उनको इतनी एक्सेस में है कि वो इधर से उधर मूवमेंट शायद होता है, तो कई बार होता है ना गोले की शक्ल में मूव करती हैं, तो शायद वो उस तरह की बात। तो अगर ये गैस की ही दिक्कत है तो क्यों ना आप हमें कुछ देसी नुस्खा बताइए कि वो घर से ही किस तरह से क्या खाएं जिस तरह से उनकी दिक्कत दूर हो जाए। आमतौर से इस तरह की जो प्रॉब्लम गैस की होती है तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो सौंफ है, जो घरेलू हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आप इस तरह की गैस की एक्सेस प्रॉब्लम है तो आप सौंफ को 2 चम्मच लेके रात में पानी में भिगा दीजिए और सुबह सवेरे उठ के उसका पानी पी लीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल आम आदमी का ये रहता है कि अक्सर लीवर टॉनिक्स के लिए बड़ा लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि मैं लीवर टॉनिक लूंगा, ये लूंगी, उससे मेरी मजबूत हो जाएगा लीवर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ हैं, ये सब बेकार चीज़ें हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो लंबे टाइम से लोग ले रहे हैं, वो सिर्फ फार्मा कंपनी को मदद करती हैं अगर आप लेते हैं, बाकी आपको कोई फ़ायदा उससे नहीं होता। सर डॉक्टर फाजिल, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा घर की कुछ चीज़ों के बारे में, तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की या यूनानी मेडिसिन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि ये बड़ी सेफ मेडिसिन हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो ऐसा कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे जो
यूनानी के अंदर जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो एज होल प्लांट इस्तेमाल होता है या होल क्रूड फार्म में इस्तेमाल की जाती है। तो ये नेचर का एक गिफ्ट है कि किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी नेचुरल दवा के अंदर अगर एक प्रॉपर्टी उसकी फ़ायदा देने की है तो दूसरी तरफ उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको काउंटर करने की प्रॉपर्टी नेचर ने दे रखी है। यही वजह है कि ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं जो हैं वो निस्बतन और दवाओं से सेफ होती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं इसके अंदर इन कंपेरिजन टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे एक्टिव प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, कई बार नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो टारगेटेड इफेक्ट के लिए, तो वहाँ पे उसमें शायद रिएक्शन के चांसेस उससे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये नेचुरली ये कुदरत ने दे रखा है कि किसी भी प्लांट के अंदर कि उसको साइड इफ़ेक्ट को काउंटर करने की उसमें प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसीलिए वो दवाएं एज ए प्लांट एज ए होल इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत मिनिमम लेवल पे जाके साइड इफेक्ट होता है या नहीं के बराबर। डॉक्टर जुजोल, यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर किसी को ये समस्या हो ही जाए, ये दिक्कत हो ही जाए, तो किस तरह अमूमन आप लोग डायग्नोस करते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? और इसमें एक चीज़ और ऐड मैं करना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बात की कि ब्लड, जैसे डॉक्टर अनूप ने कहा कि ब्लड सैंपल देने गए या प्रेगनेंसी के अंदर टेस्ट हुआ तो, लेकिन और किन किन लोग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये खतरा हो सकता है, ये हेपेटाइटिस बी या सी की ये बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? तो ऐसे कौन से लोग हाई रिस्क हो में, सकते हैं, हाई रिस्क में रहते हैं? तो हाई रिस्क में मुख्य तौर पे अगर आपके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी अगर डायग्नोज हुआ है तो आप पूरे परिवार को उसका टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने कभी कोई टैटू बनवाया है शरीर पे कभी पुराने ज़माने में, या आपने कभी किसी अनऑथराइज्ड कहीं पे इलाज कराया है, जैसे कभी कोई दांत निकलवाया है कहीं पे, तो जो कि आउट ऑफ हॉस्पिटल कोई मेडिकल सर्विसेज लिए हैं, कभी बीमारी में आपको कभी इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ गए इमरजेंसी में कहीं पे, कभी भी अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी की जांच मुख्य तौर पे करानी चाहिए ज़रूर। और अगर आपके जैसे कि डॉक्टर अनूप सर पहले बता चुके हैं कि अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपके हुए हैं और अगर आपके लिवर एंजाइम्स उसमें डिरेंज आए हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करानी चाहिए। तो कुछ है हाई रिस्क ग्रुप, जैसे आपने पूछा, तो जैसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, हाँ जी, इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, राइट, वो एक ग्रुप है। जैसे थैलेसेमिक्स हैं, उनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन मिलता है, ओके, उनके अंदर कराना चाहिए। रिपीटेड, उनको खतरा ज्यादा है, डायलिसिस पे हैं पेशेंट, उनमें ज्यादा होता है। ओके, हाँ, तो ये सारे हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं। या अनप्रोटेक्टेड सेक्स वर्कर्स, ये सारे वो ग्रुप्स हैं। ब्लड बैंक वर्कर्स या हॉस्पिटल स्टाफ जो एट रिस्क रहता है, तो अगर कभी भी ऐसा है तो ये वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर चांसेस ट्रांसमिशन के या इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं। ये सब हाई रिस्क ग्रुप है। जैसे कि अब हमने बात की, हमने जाना कि क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो अब एक एक मैसेज के ज़रिए हम ये जानना चाहेंगे कि आज जैसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम सभी मना रहे हैं, तो क्या एक एक मैसेज आप हमारे व्यूवर को देना चाहेंगे जिससे कि वो इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें? तो सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वल, आप क्या कहेंगे? तो मैं जैसे कि शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं खान पान से शुरुआत करना चाहूँगा। तो जैसा कि हमने जाना कि हेपेटाइटिस ए और ई खाने के ज़रिए फैलते हैं, तो हमेशा जहाँ तक कोशिश हो घर का बना खाना ही खाएं। और अगर आप बाहर कुछ भी सेवन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो पका हुआ खाना ही खाएं, बाहर कोई भी कच्ची चीज़ें नहीं खाएं, जैसे कि जूस, सलाद, इस प्रकार की चीज़ें बाहर, और ख़ास करके रेनी सीज़न में, जो कि बारिश का सीज़न आजकल चल रहा है, उसमें बिल्कुल नहीं खाएं। हाइजीन का ध्यान रखें। उसमें हाइजीन का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि आजकल जो सबसे मेन कारण हेपेटाइटिस का उभर के आ रहा है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि खान पान और रहन सहन के परिवर्तन की वजह से जो है बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापे का शिकार होना, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना। तो इनके साथ में जो लीवर, इनकी वजह से जो हेपेटाइटिस होता है, तो वो भी पूरी तरह से खान पान से संबंधित है। तो आप अपना खान पान और आहार जो है एकदम सेहतपूर्ण रखिए, फल सब्जियां खाइए, तला हुआ भोजन कम लीजिए, सुबह शाम व्यायाम कीजिए, तो जिससे आप अपना जो है अपने आप को फिट रखें। डॉक्टर मोहम्मद, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी बेसिकली मैसेज, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फैटी लीवर जो डिजीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त चैलेंजिंग है और मोर और लेस सभी लोग उसमें उसके शिकार हैं।
तो खाने पीने में जो आज इस वक्त ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को खाने का है, उससे मतलब कि अपने आप को बचाना होगा, और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का फाइट और ये ज़्यादा ऑयली चीज़ों को हम अगर अवॉइड करें और अपने आप को फिट रखें और मतलब ज़्यादा ओबेज ना होने पाएँ, उसको हमको ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा कि हमको अपने आप को ओबेज होने से रोकें, तो हम फैटी लिवर डिसऑर्डर को कहीं किसी हद तक हम रोक पाएंगे। डॉक्टर अनूप, आपके मैसेज से पहले मेरे को एक छोटी सी बात और बताइए कि क्या जिसको फैटी लीवर होता है क्या उनको हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जो फैटी लिवर है, लिवर की कोशिकाओं के अंदर वसा जमा होने लगती है, यानी फैट डिपॉजिट होने लगता है। ये जब फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो कुछ सेल्स टूटने लगती हैं। जब वो टूटने लगती हैं तो लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो एक फैटी लिवर है जिसमें कि लिवर की सेल्स के अंदर फैट तो है, लेकिन सेल्स अभी टूट नहीं रही हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं है वहाँ, तो वो स्टेज कहलाती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके बाद आती है जब सेल्स टूटने लगती हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उसको आप अगर बायोप्सी करके देखेंगे तो उसमें भी दिखेगा, लोबुलर इन्फ्लेमेशन दिखेगा, ये कहलाती है नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसके बाद जब इंजरी हुई, लिवर सेल्स में इंजरी हुई, तो रिपीटेड इंजरी के बाद फाइब्रोसिस होगी, जैसे मैंने कहा कि स्कार टिश्यू बनेगा, तो ये एडवांस करके धीरे धीरे सिरोसिस में भी तब्दील हो सकती है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। ओके। लिवर के फैट डिपॉजिट होने की ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो सकता है, वो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस भी हो सकती है, वो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ गिनी जाती है, तो हमको सबसे पहले एक तो अपने खाने के अंदर रॉ शुगर कम करनी है। अच्छा। डीप फ्राइड फूड नहीं लेना। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, एक्सरसाइज करना है, वेट रिड्यूस करना है। अगर हम वेट रिड्यूस कर लेते हैं अपने करीब 8 से 10%, तो ये चेंजेस रिवर्ट होने लगते हैं किसी हद तक। तो खाने में परहेज, एक्सरसाइज और इसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, हरी सब्जियां ज़्यादा लीजिए, विटामिन ज़्यादा लीजिए, और वो चीज़ें जिनसे कि जो लिवर के लिए टॉक्सिक हैं उनको अवॉइड करिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, जो अभी दोनों लोगों से मिस हो गया था। लिवर के अंदर अल्कोहल सबसे ज़्यादा, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक्चुअली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज अल्कोहल है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ें इंजूरियस हैं। स्मोकिंग जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है, ये भी इंजूरियस है। ख़ास तौर से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में उसमें हम उनको हिदायत देते हैं कि वो अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें। थैंक यू। तो माहिरीन, जैसे कि नाज़रीन, जैसे कि हमारे माहिरीन ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि हमें बाहर से खाना नहीं खाना, स्पेशली ये रेनी सीज़न में हमें बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाना, अनकवर्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना, खाना खाएं तो पका हुआ खाएं, स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है, और अगर आप में कोई फैटी लीवर की कोई शिकायत होती है तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, अपने वेट को आपको कंट्रोल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप करके जो हैं अपने जिस्म को सेहतमंद बना सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आज हेपेटाइटिस डे पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। अब अपने मेज़बान आदित्य कुमार और रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।